Hello students, now today we start the new topic conservation of linear momentum in the chapter laws of motion. तो जब आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एंड साथ ही साथ इसको कहीं ना कहीं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ कोलैबोरेट करेंगे, रिलेट करेंगे, तो क्या क्या एप्लीकेशंस इस पर बेस्ड आएंगे इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या कहा गया है और कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करेंगे। इसके बाद हम विद द एग्जांपल्स न्यूटन थर्ड लॉ के साथ इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसका स्टेटमेंट। तो क्या होता है बेटा, according to conservation of linear momentum, according to conservation of linear momentum, whenever the external force applied on a system will become zero, the linear momentum of system of mass particles will become conserved, या फिर आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसमें बोला गया है कि इफ एनी हाउ जो एफ एक्सटर्नल है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो, वो अगर जीरो हो जाएगा देन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम पी, लीनियर मोमेंटम जो पी से डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ऐसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया है। अब एक काम करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे, मगर इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्लास 9th वाला मेथड यूज नहीं करेंगे कि दो पार्टिकल्स लेके उनको कोलाइड करेंगे, देन आफ्टर बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन हम उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करेंगे। तो अब क्लास 11th में हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो उसके लिए बेटा हम यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इलेबोरेट करने के लिए हमने 2 पार्टिकल सिस्टम ले लिया। फॉर द प्रूविंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वी कंसीडर 2 पार्टिकल सिस्टम having mass m1 and m2 moves with initial velocity u1 and u2 such that occupy linear momentum P1 and P2 respectively। हमने सबसे पहले कंसीडर किए 2 पार्टिकल जिनके मासेस m1 और m2, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 थी, और u1 u2 वेलोसिटी मास m1 और m2 की वजह से वो जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑक्यूपाई कर रहे थे वो p1 एंड p2 था। तो अब बेटा अगर बात करें पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम की, तो क्या हो जाए बेटा यहाँ पर, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ कंप्लीट सिस्टम कितना हो जाएगा, दैट इज कैपिटल P must be equal to the vector sum of P1 plus P2।
मतलब पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के जो इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम थे उनका वेक्टर सम कर देंगे तो पूरे सिस्टम का हमें लीनियर मोमेंटम p मिल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर करेंगे ट्विस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने सिस्टम ले रखा है उसके अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पार्टिकल्स को like one particle another particle जो कि m1 and this one is m2, इन दो पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया। इनिशियली ये मूव कर रहे थे u1 एंड u2 वेलोसिटी से एनीवेयर, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके बारे में नहीं करें। तो m1 और m2 पार्टिकल u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, बहुत टाइनी पार्टिकल्स ले रखे हैं। तो बेटा इनके बीच में, अगर ये बहुत क्लोज है तो इनके बीच में एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। हमें मालूम है बेटा दो पार्टिकल्स जब भी कंसीडर करते हैं तो वो पार्टिकल्स आपस में बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के होते हैं, तो वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे होते हैं, तो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं जो बहुत स्मॉल एक्ट करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में एक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो m1 और m2 एक दूसरे पर बहुत स्मॉल अमाउंट का इंटरनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। ये हो जाएगा बेटा 2 वाला पार्टिकल 1 वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये हो जाएगा दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 1 वाला पार्टिकल 2 वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये F12 और F21 यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस लिए गए हैं कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर सकते हैं, करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये फोर्सेस हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब हमने क्या कहा, हमने कहा इस समय जब इनके पास इंटरनल फोर्सेस F12 और F21 लग रहे थे, ये F12 और F21 कैसे लगते हैं बेटा, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट F12 ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ F21, सो वी कैन से दैट F12 प्लस F21 मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब एक दूसरे के साथ ही हमेशा क्या हो जाएंगे, ऐड होते ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। दैट मीन्स ये इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं देते, सिस्टम का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 होता है। अब जरा सुनिएगा बात को और समझिएगा कि इंटरनल फोर्सेस के बारे में तो हमने बात कर ली। अब अगर मैंने कहा कि इन m1 और m2 पार्टिकल को मैंने किसी एक्सटर्नल फोर्स, देखिए एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम जब तक फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक उसको 0 कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पूरे सिस्टम को m1 m2 के पार्टिकल सिस्टम को एक एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में लाए, और इन्फ्लुएंस में लाने पर उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज किया, उसके मोमेंटम में कुछ चेंज किया फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हमने इसके मोमेंटम में बहुत स्मॉल चेंज किया, डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 रिस्पेक्टिवली। तो देखिएगा क्या किया हमने पूरे सिस्टम में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, जो पार्टिकल 1 में एज F1 एक्सटर्नल लग गया और पार्टिकल 2 में एज F2 एक्सटर्नल लग गया। यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल आपस में ऐड हो गए, टोटल F एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बेटा क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा हम रब कर दे रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें इस चीज को और इलेबोरेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्या करने वाले बेटा हम लोग अब, नाउ under the influence of an external force in time interval delta t, if the change in linear momentum will occur delta P1 and
delta P2 respectively, then total change in linear momentum क्या हो जाएगा बेटा? तो मैंने कहा टोटल चेंज हो जाएगा डेल्टा P जो इक्वल होगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 के। अब जरा देखिएगा ये चेंज कितने टाइम इंटरवल में आया था? डेल्टा T टाइम इंटरवल में आया था। तो मैंने कहा जितने टाइम इंटरवल में ये चेंज आया था अगर उतने टाइम इंटरवल से आप कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दे, होल इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, देन इट विल कम डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 बाई डेल्टा T। अब जरा देखिएगा बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो हमें मालूम है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब से सॉल्व करते हैं तो क्या देखा हमने? जस्ट इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, मतलब जस्ट इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। सो यहाँ पर डेल्टा P1 बाई डेल्टा T क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 1। डेल्टा P2 बाई डेल्टा T क्या आ जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2। तो ये इक्वल हो जाएगा द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 2। देन व्हाट विल हैपन? तो सिस्टम का टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज डेल्टा P बाई डेल्टा T क्या हो जाएगा? ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। और हमें मालूम है बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल 1 पर नेट फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो पार्टिकल 1 दैट इज m1 पे नेट फोर्स कितना था? m1 पे नेट फोर्स है F12 एंड F1 एक्सटर्नल। तो हम इसको इसकी जगह लिख सकते हैं F12 द पार्टिकल, द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये आ गया था इंटरनल फोर्सेस, और साथ में एक्सटर्नल फोर्स था बेटा F1 एक्सटर्नल। सिमिलरली पार्टिकल 2 के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा F21 ये था इंटरनल फोर्स और साथ में F2 एक्सटर्नल। अब बेटा इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, इंटरनल एक साथ कर दे रहे हैं और एक्सटर्नल एक साथ कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं बेटा यहाँ से? F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल मिलकर टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो जाएंगे और टोटल इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आता है, क्योंकि ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट नेट चेंजिंग मोमेंटम देता ही नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया और ये हो गया टोटल F एक्सटर्नल। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया? सिस्टम का टोटल चेंज ऑफ, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कंप्लीट सिस्टम का, दो पार्टिकल के लिए ले रखा तो दो पार्टिकल के लिए, n पार्टिकल ले रखा होता तो n पार्टिकल के लिए, तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जस्ट इक्वल टू कितना आ गया? F एक्सटर्नल। एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर हम मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करते हैं मैनेज। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर? यहाँ से मिल रहा है डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू नेट F एक्सटर्नल। दैट मींस पूरे सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स से क्या आ गया? जस्ट इक्वल आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही कह रहा था इफ एनी हाउ, किसी भी तरीके से अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया? इफ एनी हाउ F एक्सटर्नल विल बिकम जीरो, मतलब F एक्सटर्नल किसी भी तरीके से अगर जीरो हो गया then what will happen? F एक्सटर्नल जीरो होते ही डेल्टा P by डेल्टा T will become zero. That means the rate of change of linear momentum will become zero. डेल्टा T को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा P कितना आ जाएगा? डेल्टा T को जीरो से मल्टीप्लाई करते ही डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया कि मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है? जीरो। और अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज जीरो आ रहा है तो मतलब वो क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। दैट मींस लीनियर मोमेंटम क्या आ गया? कांस्टेंट। यही हमें प्रूफ करना था। अब आप कहेंगे क्लास 9th में तो सर हमने थोड़ा अलग मेथड से किया था, तो बेटा ये फर्क आता है क्लास 9th और क्लास 11th में। क्लास 9 से क्लास 11th का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस दिखाया है, कोलिजन का असर नहीं दिखाया। क्लास 9th में आपने वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कोलिजन इंट्रोड्यूस किया था, देन आफ्टर आपने कंजर्वेशन मोमेंटम यूज किया था। यहाँ पे केवल एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस आपको दिखाना था और उसके थ्रू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। तो ये था बेटा हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा अक्सर पूछा जाता है बेटा, ये या फिर इसको बेस न्यूमेरिकल आते हैं। अब बेटा जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम हमने देख लिया, अब इसको हम इलैबोरेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो जब बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ हम
यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को इलेबोरेट करते हैं तो ये किस तरीके से क्या क्या एप्लीकेशंस एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करता है। तो बेटा अगर बात की जाए यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो बेटा जैसा कि आप और मैं जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन से डील करता है। तो बेसिकली होता क्या है, द नंबर ऑफ एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस, लाइक फर्स्ट वन मैं लेने वाला हूँ रिकॉइलिंग ऑफ गन की। रिकॉइलिंग ऑफ गन एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड, और कैसे वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपना रोल प्ले कर रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज्यादातर बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि बेटा इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन के बारे में, बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में, तो इन्हीं के एग्जांपल्स हम ज्यादातर यहाँ पर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें रिकॉइलिंग ऑफ गन की। तो अगर मैं बात करूँ रिकॉइलिंग ऑफ गन की, तो जब हम किसी बुलेट को किसी गन से फायर करते हैं तो जस्ट बिफोर द फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम द गन उस सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है। तो बेटा अगर बात करें हम उस बुलेट की तो वो बुलेट भी रेस्ट में होती है, उस गन की तो वो गन भी रेस्ट में होती है, तो दैट मीन सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो रेस्ट का आता है, दैट मीन जीरो आता है। अब जैसे ही हमने गन से बुलेट फायर की तो जैसे ही वो स्मॉल मास की बुलेट हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड से गन से फायर होती है तो बेटा उसके पास कुछ मोमेंटम आ गया। अब उसके पास कुछ मोमेंटम आ गया, दैट मीन उसके मोमेंटम में कुछ चेंज हुआ, उसके मोमेंटम में कुछ चेंज हुआ, दैट मीन उसमें कुछ फोर्स लगा। अब जब उसमें कुछ फोर्स लगा है तो बाय द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या मिलने वाला है, साइमल्टेनियसली, एक्शन के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली हमें रिएक्शन मिलने वाला है। दैट मीन जैसे ही बुलेट फायर होती है वैसे ही मुझे एक झटका मिलेगा उस गन पे, उस झटके को ही बेटा हम यहाँ पे रिकॉइल बोलते हैं। दैट मीन्स वो जो बैक फुट पे हमें गन में एक धक्का मिल रहा है उसे बोलेंगे यहाँ पे रिकॉइल ऑफ गन। वो क्यों मिला, वो मिला हमें रिएक्शन की वजह से, मतलब वो मोमेंटम में चेंज हमें रिएक्शन में भी मिलेगा। और वो मोमेंटम में चेंज क्या कर रहा है, वो मोमेंटम में चेंज कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई। क्योंकि अगर केवल बुलेट मोमेंटम में चेंज करते हुए एक्शन को लेते हुए आगे बढ़ जाएगी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पर फेल हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस में रिएक्शनरी फोर्स आ रहा है गन में, जिससे वो रिकॉइल कर रही है, वो एक शॉक बियर कर रही है बैक साइड में और मोमेंटम को कंजर्व कर रही है। दैट मीन्स उस बुलेट के आगे जाने का मोमेंटम उस गन के पीछे जाने वाले मोमेंटम के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट आता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से ऐड ऑन होते ही फिर से जीरो हो जाएंगे, जैसा कि वो जस्ट बिफोर द फायरिंग थे। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ का मिक्स्ड कोरिलेशन विद एन एग्जांपल। सिमिलरली अगर बात करें किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन की, तो बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो ये क्या होता है, एट इनिशियल जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन वो बॉम्ब रेस्ट में है। अगर वो बॉम्ब रेस्ट में है दैट मींस उस समय उसका जो लीनियर मोमेंटम आ रहा है वो जीरो आ रहा है। अगर लीनियर मोमेंटम जीरो आ रहा है दैट मीन्स वहां पर अभी कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। पर जैसे ही बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, बॉम्ब के एक्सप्लोड होते ही बॉम्ब के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या हो जाते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं डिफरेंट मास पार्टिकल्स। अब होता क्या बेटा, जब हम उन सबका वेक्टर सम करेंगे, मतलब उन सभी वेलोसिटीज उनके मास के प्रोडक्ट के साथ उनके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वो जो बॉम्ब एक्सप्लोड होते हैं उनके अलग अलग पार्टिकल इस मैनर में एक्सप्लोड होते हैं कि उनके डिफरेंट पार्टिकल्स के जो इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम आते हैं वो आपस में वेक्टर सम करते ही जीरो हो जाते हैं। दैट मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फिर से सेटिस्फाई कर देते हैं, बिकॉज बिफोर द एक्सप्लोजन मोमेंटम था जीरो, दैट मींस आफ्टर द एक्सप्लोजन भी पार्टिकल के इस तरीके से एक्सप्लोड होंगे कि नेट जो उनका एक्सप्लोजन का जो भी मोमेंटम ऑक्यूपाई हो रहा है वो मोमेंटम आपस में ऐड ऑन होके जीरो हो जाएगा, वेक्टर सम करते ही जीरो हो जाएगा। दैट मींस हर एक पार्ट ऑफ बॉम्ब का जो रिएक्शनरी पार्ट ऑफ बॉम्ब होगा वो बॉम्ब एक दूसरे के रिएक्शन को कैंसिल कर देगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई कर देगा। इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सेटिस्फाई करता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप फर्दर स्टडी करेंगे और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। नेक्स्ट में बेटा हम लोग इसके आगे स्टडी करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स की। फ्री बॉडी डायग्राम से हम डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स में डिफरेंट टेंशंस को, फोर्सेस को, सिस्टम के एक्सेलरेशन और मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।